फार्मा में जो पैकेजेस मिलते हैं बड़े लेवल पे, हैविंग 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एनुअल पैकेजेस करोड़्स में होते हैं। करोड्स में। यस। जो फार्मेसी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब रोल्स होते हैं? R&D का सेक्टर है, साइंटिस्ट करके लोग ज्वाइन करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कमिश्नर, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर, ये एयरफोर्स में लगते हैं, नेवी में लगते हैं, रेलवे में लगते हैं, फार्मासिस्ट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। तभी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी अच्छे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं या नहीं? मेरा मेन कंसर्न वही रहता है, बच्चों को जॉब मिला तो चैन की नींद मुझे आएगी। कॉलेज में बच्चे आज के तारीख में आ रहे हो प्लेसमेंट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इनवाइटिंग इंडस्ट्री टू आवर कैंपस। लास्ट ईयर मेरे यहाँ 6 कैंपस है, प्लेसमेंट ड्राइव हुए, सबके सब बच्चे प्लेस हो। यहाँ एक डेडिकेटेड फैकल्टी इंचार्ज है जो सिर्फ प्लेसमेंट का काम देखती है। एमसीपी में आप स्टूडेंट्स को स्किल्स कैसे देते हैं? आज की तारीख में ग्रेजुएट्स तो निकल रहे हैं, बट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं निकल। उससे हम अच्छी खासी मेहनत करवाते ताकि वो इंटरव्यू में फेल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। 6 महीना इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं कि जाओ भाई इंडस्ट्री में सीख के आओ। 1800 बेड का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं। वी हैव मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदा कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे आयुर्वेदा में जाते हैं। हर्बल गार्डन जो हमारा सबसे बड़ा हर्बल गार्डन है, हमारे यहाँ पे एक आयुर्वेदिक प्लांट भी है, यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती। हम हमारे फार्मास्यूटिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल उधर करवाते हैं बच्चे कि एक्चुअल देख कैसे टैबलेट बन रही है, कैसे कैप्सूल बन रहे हैं, कैसे सिरप बन रहा है, कैसे उसका पैकेजिंग हो रहा है। तो बच्चे जाते हैं, सीख के आते हैं। सर, पेरेंट्स या खुद बच्चा जब सोचता है कि उसे फार्मेसी करनी है, तो वो सोचता है कि फार्मेसी करने के बाद उसको जॉब कौन सी मिलेंगी और जॉब करने के बाद उसको सैलरी उसमें कैसी मिलेंगी। तो मुझे आप ये बताइए कि जो फार्मेसी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन से जॉब रोल्स होते हैं, उसकी सैलरी क्या क्या होती है? फार्मा इंडस्ट्री के जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उसमें सबसे पहला तो लाइक R&D का सेक्टर है, जहाँ पे दवाई का संशोधन जिसको बोलते हैं, नई नई दवाइयों की खोज जहाँ पे हम करते हैं, वो R&D सेक्टर से। तो जो बच्चा लाइक B.Pharm है या M.Pharm है या PhD की है, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट लोगों की जरूरत होती है, तो R&D में जनरली साइंटिस्ट करके लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो R&D के बाद जैसे ही आपने किसी नई दवाई की खोज की है, तो फिर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जहाँ पे एक्चुअली आपकी दवाई बनती है, तो प्रोडक्शन प्लांट में दूसरा एरिया है कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जो भी दवाई आप प्रोडक्शन यूनिट में बना रहे हो, आपको कैसे पता कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है तो उसमें 500 मिलीग्राम भी पैरासीटामोल डाला है? नहीं पता। नहीं पता, किसी को नहीं पता। या टैबलेट देख के आप बता सकते मुझे कि 500 मिलीग्राम ही इसमें है करके कंटेंट? आप वो सिर्फ लेबल पे पढ़ते हो कि ये 500 मिलीग्राम है, राइट? तो ये इंश्योर करने का काम जो करते हैं उनको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि जो दवाई है उसमें जो कंटेंट है वो एज पर स्टैंडर्ड बने हैं कि नहीं, और उसमें वो कंटेंट है कि नहीं, ये देखने का काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। उसमें फिर और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक क्वालिटी कंट्रोल एक पार्ट है कि जो एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं। बट क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम होता है कि उस दवाई का वो पर्टिकुलर जो आपने लेबल में लिखा है उतनी अमाउंट में उसमें दवाई है कि नहीं, और वो बेस्ट स्टैंडर्ड का है कि नहीं। तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब दूसरा तीसरा एरिया हो गया तो हम क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल बोले जी। चौथा एरिया होता है आपका पैकेजिंग का एरिया। अच्छा, हाँ। जहाँ जहाँ पे आपका ड्रग पैक होके मार्केट में आता है। अब पैकेजिंग में भी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग, ये अलग अलग टाइप होते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जो ड्रग के कांटेक्ट में आता है। अच्छा। राइट। सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब उसके ऊपर का दूसरा वाला कार्टून जो आप डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक आई ड्रॉप का एग्जांपल लें। आई ड्रॉप एक बॉटल में आएगा, उसके ऊपर एक डिब्बा आएगा। हाँ, मतलब एक बॉटल उसके बाहर एक डिब्बे में आएगा ना, तो दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। टर्शियरी पैकेजिंग ये डिब्बे भर के एक बड़े कंटेनर में डालते हो, तो दैट इज टर्शियरी पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग भी एक एरिया है कि जहाँ पे फार्मेसी वालों को जॉब मिलते हैं। फिर पैकेजिंग के बाद सप्लाई चेन स्टार्ट होता है कि इंडस्ट्री से आपके पास तक टैबलेट कैसे पहुंचता है। तो ये सप्लाई चेन में, क्योंकि हर ड्रग का एक कंडीशन होता है कि उसी कंडीशन में वो पेशेंट तक पहुंचना चाहिए, वरना खराब हो जाएगा। तो जैसे कोई ड्रग का क्राइटेरिया होता है कि इसको -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना है, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होता है।
तो वो उसी कंडीशन में रहना चाहिए, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो फार्मा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहले इसमें कोई और जॉब करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो पीपल हु आर ट्रेन इन फार्मा, जिनको फार्मा का नॉलेज है, ऐसे ही लोग इसमें ले रहे। तो ये एक अच्छा एरिया है। हो सकता है उसमें आप बीफार्म और एमबीए करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी नॉलेज है आपके पास और फार्मा का भी नॉलेज है। उसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जनरली, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि आप उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे, यहाँ पे पेशेंट के हाथ में उसका चॉइस नहीं होता है। मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सी दवाई मुझे खाना है। दवाई कौन लिखता है? डॉक्टर लिखते। अब डॉक्टर के पास क्या होता है कि डॉक्टर लोगों को जो 5.5 साल जब वो पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज डिसीज का दिया जाता है। अच्छा, उनको फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो ड्रग्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो हर बार उनको जाके नए ड्रग्स के बारे में अपग्रेडेशन देना, ड्रग्स के बारे में नॉलेज देना, या कौन सा ड्रग कौन सी कंडीशन में लिखना है, इसके लिए जो लोग जाते हैं, जो हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखे। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये फार्मेसी के बच्चे होते हैं। ये बी फार्म और साथ में एमबीए वगैरह किया है तो बेस्ट, क्योंकि यू हैव टू कन्विंस द डॉक्टर। जी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कन्विंस करते हो कि मुझे मेरे कंपनी का प्रोडक्ट लिखो। भले ही वो बोलते हैं कि उसके कंपनी का लिखो, लेकिन वो उसके कंपनी का XYZ प्रोडक्ट लिखने के लिए बोलता है। जी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये तो सबसे छोटा एलिमेंट है। अच्छा, हाँ। तो नेशनल मार्केटिंग मैनेजर और इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, वो ये सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, और सबसे ज्यादा पैसा आपको जो मिलता है वो मार्केटिंग में मिलता है, क्योंकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहां पे सिर्फ खर्चा होता है। एक यही डिपार्टमेंट है जो आपके लिए कंपनी के लिए रेवेन्यू देता है, तो उसमें इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक R&D है कि जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब यू कांट इमेजिन कि फार्मा में जो पैकेजेस मिलते हैं बड़े लेवल पे, हैविंग 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एनुअल पैकेजेस करोड़्स में होते हैं। करोड़्स में? यस, करोड़्स में होते हैं। स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है कि लाइक जैसे बी फार्म किया है तो स्टार्टिंग सैलरी आपको एक 3 से 6 लाख तक मिली ना, स्टार्टिंग से। अच्छा, एनुअल पैकेज। हाँ, और एम-फार्म वालों के लिए 4 से 10 लाख का एनुअल पैकेज मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। या फिर डिप्लोमा वाला है, डिप्लोमा स्टूडेंट है जिसका डी फार्म हुआ है, डी फार्म वाले स्टूडेंट के लिए मेडिकल शॉप, क्योंकि आप मेडिकल शॉप ऐसे खोल ही नहीं सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपको यदि मेडिकल शॉप स्टार्ट करना है, या आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन फार्मा इंडस्ट्री ऑल्सो। जी, ये भी अपॉर्चुनिटी है। ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी को जॉब मांगने की बजाय खुद जॉब जनरेट करो। और जितने भी फार्मा इंडस्ट्री अभी देश में है, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। जी, सन फार्मा आज के तारीख में फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी स्टार्टेड द कंपनी विद 10,000 रुपीज। यहाँ से 25-30 साल पहले उन्होंने 10,000 में स्टार्ट किया था। तो देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आप आपका खुद का प्रोडक्शन यूनिट डाल सकते हो, आपका R&D यूनिट डाल सकते हो, आप आपका CRO डाल सकते हो। और मेडिकल शॉप, आप कोई भी नॉर्मल मेडिकल शॉप ले लो तो 50,000 रुपये महीना तो कहीं नहीं गया उसका। तो ये एक एरिया है, दैट्स वाई दिस इज प्रोफेशनल कोर्स। कि आपको जॉब करना है तो आप जॉब कर सकते हो, नहीं करना है तो आप खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो। तो फार्मा का बिजनेस, उसमें भी आप रिटेल शॉप डाल सकते हो, होलसेल डाल सकते हो। आपके पास और पैसा है तो यू कैन बिकम अ CNA पे एजेंट, डीलरशिप ले सकते हो। तो ये मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में। इसके अलावा एक फार्माकोविजिलेंस, आज के तारीख में फार्माकोविजिलेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सेक्टर है कि जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में है, विजिलेंस मतलब वॉच, तो ये दवाइयों के ऊपर कंटिन्यूअस वॉच रहता है कि इनमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक बार दवाई मार्केट में आई तो जरूरी नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग मार्केट में रहेगी। किसी दवाई के कुछ सालों बाद साइड इफेक्ट दिखना चालू हो गए तो वो दवाई मार्केट से निकल भी जाती है, मतलब उसको विड्रॉ किया जाता है। तो ये जो एरिया है इसको फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। प्रॉपर विजिलेंस दवाई के ऊपर होना चाहिए, इसलिए फार्माकोविजिलेंस, ताकि हर दवाई जो जा रही हो सेफ दवाई होना चाहिए। दवाइयों में 3 चीजें बहुत मायने रखती है, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी।
अच्छा। एक तो क्वालिटी दवाई होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए और उसका इफेक्ट भी होना चाहिए, अच्छा खासा इफेक्ट होना चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर बहुत मायने रखते हैं। तो ये एक फील्ड है जो तेजी से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा एक जो फील्ड है जिसको क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। आप यदि वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे जो डायग्नोसिस का काम है वो डॉक्टर करता है और प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट का काम, मतलब प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट मतलब पेशेंट को कौन सा दवाई सूट होगा, ये जो काम होता है ये फार्मासिस्ट का होता है बाहर के देशों में। पूरे वेस्टर्न कंट्री में यही है। अपने यहाँ तो डॉक्टर साहब ही खुद डायग्नोसिस करते हैं, खुद वही डिसाइड करते हैं कौन सी दवा देना। तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे तो वहाँ पे उसके लिए फार्मासिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एंड दे आर हैविंग इक्वल रेपुटेशन टू दैट ऑफ द डॉक्टर्स। मुझे इस बारे में जानकारी तो नहीं, पर मुझे लगता है कि ये कल्चर बहुत अच्छा है और इंडिया में भी आना चाहिए। हमारे देश में ऑलरेडी उस टाइप के कोर्सेस आ गए। फार्मडी करके एक प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है, तो फार्मडी प्रोग्राम ये 6 साल का प्रोग्राम है, पूरा क्लिनिकल फार्मेसी ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम, जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। आप देखोगे एमबीबीएस 5.5 साल का है, 4.5 साल की डिग्री और 1 साल का इंटर्नशिप। ये कोर्स 5 साल का कोर्स है और 1 साल का हॉस्पिटल इंटर्नशिप होता है। 6 साल का कोर्स है, तो जिसको क्लिनिकल फार्मेसी का कोर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, फार्मडी प्रोग्राम। तो ये फार्मडी की बड़ी डिमांड है, मतलब आप बाहर के किसी भी देश में जाओगे तो फार्मडी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक एरिया है कि जहाँ पे अच्छे खासे जॉब मिलते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर पे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे आपको एक फार्मासिस्ट लगेगा। फिर जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको मेडिसिन मैनेजमेंट के लिए लोग लगेंगे। मेडिसिन मैनेजमेंट के लिए आपको लोग आर्मी में भी लगते हैं, क्योंकि आर्मी वालों के पास भी दवाइयों का स्टॉक होता है। ये एयरफोर्स में लगते हैं, नेवी में लगते हैं, मतलब एवरीवेयर। रेलवे में लगते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट की आप देखोगे गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज उठा के देखो तो आजकल फार्मासिस्ट की इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स, जी। ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कमिश्नर, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर, ये सब रिक्वायरमेंट होती है। अब ड्रग इंस्पेक्टर मतलब हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट की यदि बात किया जाए तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए 1 या 2 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। तो इनका काम होता है कि जितने भी यहाँ पे लाइसेंस प्रीमाइसेस है फॉर द सेल ऑफ द ड्रग एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, मतलब जो दवाई बेचने के लिए और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ऐसे जितने भी यूनिट्स है उन यूनिट्स को विजिट कर और इंश्योर करना कि वहाँ पे जैसे दवाई बना रहा है तो वो क्वालिटी मेडिसिन बना रहा है कि नहीं, और जहाँ पे बेच रहा है तो वो क्वालिटी मेडिसिन ही बेच रहा है कि नहीं, ये देखने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। इसमें फिर बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, लाइक आपने जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर, डिप्यूटी ड्रग कमिश्नर, जॉइंट ड्रग कमिश्नर, ड्रग कमिश्नर। ये स्टेट लेवल पे भी होता है एंड सेंट्रल लेवल पे भी होता है। मतलब अलग अलग आपको ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग कमिश्नर दिखेंगे, सेंट्रल के भी और स्टेट्स के। और स्टेट नेशनल लेवल पे देयर इज अ हाईएस्ट अथॉरिटी हु इज गिविंग अप्रूवल टू CDSCO, जो बोलते हैं, लाइक हमारे देश का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एंड DCG है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, विच इज द सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट। उनके हाथ में पूरे पावर्स होते हैं कि देश में कौन सी दवाई रहना चाहिए, कौन सी दवाई मार्केट से विड्रॉ करनी चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आप देखोगे तो आज प्राइवेट सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, 3 ऐसे सेक्टर है कि जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और चौथा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, लाइक यू कैन become an entrepreneur and you can give employment to many other aspiring pharmacists. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद आप दूसरे देशों में जाओगे तो जितनी इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि फार्मासिस्ट को बाहर के कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कोई मेंबर है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, ये सब इम्पोर्टेंट मेंबर्स है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फार्मासिस्ट भी है। अभी AI आया है, तो AI में हम यदि ये सोचेंगे कि ये इंजीनियर्स का ही काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो भले AI कुछ टूल बनाएंगे लेकिन उनको बनाने के लिए, एडवाइस देने के लिए कोई तो भी लगेगा ना। फार्मेसी का जो नॉलेज रहेगा वही AI को देना पड़ेगा,
और तभी वो अच्छा आउटपुट देगा एआई। तो अभी जो नया सिलेबस हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ला रही है उसमें आपको एआई मिलेगा हर कोर्स में, क्योंकि उतना ही जरूरी है। जी। फार्मेसी में बहुत सारी डिग्रीज है, मतलब अलग अलग डिग्रीज है, तो कौन सी डिग्री करने से कौन सी जॉब मिलेंगी, ये मुझे थोड़ा बताइए। अच्छा, मैंने आपको अभी जो बताया कि अलग अलग एवेन्यूज बताए कि जहाँ पे फार्मासिस्ट को जॉब मिलेगा। तो जैसे आपको हॉस्पिटल में जाना है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो और बैचलर इन फार्मेसी हो या एमफार्म इन फार्मेसी हो या फिर फार्मडी, इन सबको हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी एरिया में जॉब मिलेगा। आपको यदि प्रोडक्शन में जाना है तो प्रोडक्शन में सेम डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, और नाउअडेज इवन फार्मडी वालों को भी कुछ हद तक उसमें लेते हैं, एंड पीएचडी वाले। तो ये सब लोग प्रोडक्शन में जा सकते हैं। आरएनडी में जाने के लिए आपको मिनिमम बी फार्म तो चाहिए, लेकिन आज के तारीख में एम फार्म अवेलेबल है, पीएचडी अवेलेबल है, पोस्ट डॉक्टरेट्स अवेलेबल है। तो जो एम फार्म, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट्स है, दे आर ज्वाइनिंग दी आरएनडी। यदि उस एरिया में एप्टीट्यूड है, रिसर्च का एप्टीट्यूड है, दोज पीपल आर एंटरिंग इनटू द रिसर्च एरिया। तीसरा है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में जिनको घूमने फिरने का शौक है, जो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, देन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के जो जॉब है, जिनको लैब के जॉब अच्छे लगते हैं, दे आर सिटिंग इनटू द लेबोरेटरी एंड डूइंग द जॉब। रेगुलेटरी अफेयर्स एक एरिया है कि जहाँ पे लाइक यू हैव टू बी लाइसेंसिंग, यू हैव टू मेक लाइसेंसिंग विद द गवर्नमेंट, कि आपको किसी ड्रग के लिए अप्रूवल चाहिए, सपोज इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉजियर आप सबमिट करोगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये सब काम जो है वो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट देखता है। आपको यूएस में यदि जाना है तो यूएस एफडीए के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना है तो वहाँ टीजीए है, तो टीजीए के साथ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्विट्जरलैंड में भेजना है तो वहाँ स्विस मेडिक है, ब्राजील में है तो एनवीजा करके रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ऐसे हर देश की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो उनके पास यदि आप आपका डॉक्यूमेंट भेजते हो तो वेदर दे आर गिविंग यू द अप्रूवल और नॉट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस लगते हैं, ये सब रेगुलेटरी अफेयर्स वाले। तो जिनको थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है, मतलब जरूरी नहीं कि आप एलएलबी होना चाहिए, लेकिन फार्मा लॉज का नॉलेज है, रेगुलेटरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यदि आपको पता है तो यू आर फिट फॉर दैट जॉब। और इसमें भी अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है आपको। तो रेगुलेटरी एक एरिया हो गया। उसके बाद में फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स में जैसे बी फार्म के बच्चे हो गए या एम फार्म फार्माकोलॉजी में है, तो इन लोगों को, या फार्मडी वाले, इनको ये फार्माकोविजिलेंस क्लिनिकल ट्रायल्स की जॉब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज है कि जहाँ अलग अलग रिक्वायरमेंट लगेगा। बट बेसिकली यदि आप बी फार्म हो या फार्मडी हो या एम फार्म हो एंड आप में वो पर्टिकुलर स्किल है तो आप किधर भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि बहुत सारे, मैंने ये भी देखा कि एम फार्म करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद बच्चे आज के तारीख में मार्केटिंग में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज देना है। एम फार्म वाले तो उनके पास सबसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज हो तो जाके अच्छे से डॉक्टर को कन्विंस कर पाएगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस टाइप की डिग्रीज भी शुरू की है, कंबाइंड प्रोग्राम है, फार्म प्लस एमबीए या बी फार्म प्लस एमबीए, तो ऐसे भी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि बी फार्म के बाद आप या तो एम फार्म करो या एमबीए करो। कुछ बच्चे एलएलबी भी करते हैं बी फार्म के बाद। तो ये बेसिक डिग्री तो आपको बी फार्म करना ही है, बी फार्म, उसके बाद में एम फार्म। 10 अलग अलग स्पेशलाइजेशन में एम फार्म होता है। अच्छा, कौन सी? एक फार्मास्यूटिक्स, जहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है, मतलब ड्रग फॉर्मुलेशन। दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग के जो मॉलिक्यूल होते हैं तो वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो स्टडी करोगे आप तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करोगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये जितने भी ड्रग्स है या केमिकल मॉलिक्यूल है इनका एनालिसिस करना है तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जाइए। फार्माकोलॉजी, जहाँ पे ड्रग का एक्शन एनिमल्स पे या ह्यूमन बॉडी पे कैसे होता है वो जो टेस्ट करने का काम होता है वो फार्माकोलॉजी में होता है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ड्रग सिर्फ केमिकल कंपाउंड से ही नहीं आते, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उनसे भी ड्रग्स आते हैं। ये जो पेड़ पौधे दिखते हैं इनमें मतलब बहुत कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं
तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टडी करना है तो आप फार्माकोग्नोसी में जाइए। उसके बाद एक एरिया है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला कि रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब यू हैव टू मेक अ लाइजनिंग विद द गवर्नमेंट। तो इस एरिया में आप जा सकते हो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट से, मतलब बाय डूइंग द एमफार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी। एक एरिया है एक स्पेशलाइजेशन होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस, एमफार्म इन क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्वालिटी ड्रग का जस्टिफाई कर रहे हो और यू आर वैलिडेटिंग कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं जी। इसके लिए आप एमफार्म क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के एमफार्म अवेलेबल है। एमफार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस है। तो एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस में ये जो आपका जितना भी क्लिनिकल रिलेटेड है, क्लिनिकल फार्मेसी, तो इफ यू हैव द इंटरेस्ट यू कैन डू द एमफार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये अलग अलग टाइप के एमफार्म स्पेशलाइजेशन है। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर पीएचडी प्रोग्राम। 3 साल 4 साल आप रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो। कोई भी स्टूडेंट्स एम-फार्म या डी-फार्म या अलग-अलग डिग्री करने से पहले कोई भी कॉलेज में ये देखता है कि इस कॉलेज में अच्छे कैंपस प्लेसमेंट है या नहीं, या फिर अच्छे पैकेजेस स्टूडेंट्स को मिले हैं या नहीं। तो दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसकी इन रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है? संकेत जी, क्या है कि लाइक कोई भी बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। मैंने भी जब एडमिशन लिया था तो दिमाग में यही था कि मुझे कितना पैकेज मिलेगा। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डालते हैं, मतलब इंडियन पेरेंट्स की तो मेंटालिटी वही है कि भाई मैं इसको ये कोर्स कराऊंगा तो इसको ये जॉब मिलेगा या जॉब मिलना चाहिए। पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, सबका एस्पिरेशन यही होता है कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या जॉब मिलेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। और स्पेशली वर्धा जैसे प्लेस में या साउंगी जैसे प्लेस में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज भी रहा है तो उसको तो यही कंसर्न रहेगा कि ये कॉलेज वाले सही में प्लेसमेंट देंगे यार। लेकिन अभी मुझे यहाँ आके 5 साल हो गए एंड 5 साल में लाइक हमारे 2 बी.फार्म की बैचेस पास आउट हुई है, तीसरी बैच अभी पास आउट होगी। तो पहले 2 बैच का जो प्लेसमेंट था, जितने बच्चों ने ऑप्ट किया सबके सब बच्चे प्लेस हो गए, मतलब पहले 2 बैच के। और तीसरे बैच का प्लेसमेंट अभी हमको स्टार्ट करना है। तो अभी मेरा 100 का स्ट्रेंथ है क्लास में, उसमें से 52 बच्चों ने ऑप्ट किया है जिनको जॉब चाहिए। बाकी 48 बच्चे बोल रहे कि हम हायर स्टडीज के लिए जाएंगे। तो ये 52 जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमने अभी कैंपस इंटरव्यू हम अरेंज करते हैं। अभी 5 तारीख को हमारे यहाँ पे मैक्लॉइड्स फार्मा कंपनी पूल कैंपस ड्राइव के लिए आ रही है। तो यदि आप प्लेसमेंट देखोगे तो मेरे कॉलेज में बच्चे आज की तारीख में आ रहे हो प्लेसमेंट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज को मानता हूँ कि भाई पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहा है तो वो बच्चे को सिर्फ कॉलेज में अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं भेज रहा है। वो यही चाहता है कि भाई कोई भी पेरेंट्स हो या मैं भी मेरे बच्चे को भेजूंगा तो दिमाग में यही रहेगा कि भाई 4 साल बाद या 5 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, जो भी कोर्स है, उसके बाद उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए ताकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको बोले ROI तो वो फुलफिल हो जाए। तो मेरा पहले से यही रहा है कि लाइक बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिले। एंड इसके पहले मैं जैसे NMIMS में काम करता था, मैं मुंबई में रहा, हैदराबाद में रहा, शिरपुर कैंपस में रहा। तो वो तो इंडस्ट्री टच होने की वजह से लाइक आई एम इनवाइटिंग इंडस्ट्री टू आवर कैंपस। लास्ट ईयर मेरे यहाँ 6 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हुए एंड उसमें मैक्सिमम बच्चे प्लेस हुए। तो इस बार भी लाइक वी आर प्लानिंग टू हैव अराउंड 10 कैंपस ड्राइव एंड ऑलरेडी 2 कंपनी दे हैव रेडी फॉर दैट। एंड हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फैकल्टी इंचार्ज है जो सिर्फ प्लेसमेंट का काम देखती है। डेडिकेटेड मतलब पूरे कैंपस के लिए डेडिकेटेड जो फार्मेसी इंजीनियरिंग 3-4 कॉलेज मिला के डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो ही इज 24/7 लुकिंग इनटू दैट। ट्रेनिंग के लिए मेरे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के लिए जैसे बी.फार्म का बच्चा है तो कंपल्सरीली मैं उसको 1 महीना इंडस्ट्री में भेजता हूँ समर वैकेशन में, सो दैट ही शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही शुड लर्न द इंडस्ट्री कल्चर। एम.फार्म के बच्चे हैं तो उनको 6 महीना इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं कि जाओ भाई इंडस्ट्री में सीख के आओ। बी.फार्म के जितने भी बच्चे हैं या एम.फार्म के जितने भी बच्चे हैं
क्योंकि मेरा मेन कंसर्न वही रहता है, बच्चे को जॉब मिला तो चैन की नींद मुझे आएगी, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बना। आज के तारीख में ग्रेजुएट्स तो निकल रहे बट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे। तो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट बनाने के लिए जैसे बीफार्म में बच्चा आया तो 4 साल उससे हम अच्छी खासी मेहनत करवाते ताकि वो इंटरव्यू में फेल ना हो। और इंटरव्यू कैसे फेस करना है इसके लिए उनका सीआरटी करके एक प्रोग्राम जो चौथे साल में हम स्टार्ट करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेन। अच्छा। तो थ्रू आउट ईयर उनको हम यही ट्रेन करते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहन के आना है, एप्टीट्यूड कैसे रहना चाहिए। तो ये सब के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जितने बच्चों ने ऑप्ट किया उन सब के लिए हम सीआरटी प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। एंड कैंपस से जितना रिक्रूटमेंट आता है उतना बच्चा बाहर जाने के बाद मुश्किल है, फ्रेशर्स को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे यहाँ की एक बच्ची पिछले साल उस एमफार्म के लिए वो हमारे यहाँ एमफार्म रेगुलेटरी में स्टार्ट हुआ, जो टॉपर लड़की थी। मैंने उसको बोला कि तू एमफार्म इधर ही कर रेगुलेटरी अफेयर में। वो बोले सर मैं दूसरे कॉलेज में जाती हूँ। ठीक है, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्ची ने दूसरे कॉलेज से रेगुलेटरी अफेयर में एमफार्म किया, रेज्यूम मुझे भेजा, अभी सर अभी मुझे जॉब लगवा दो। अच्छा। और मेरे यहाँ जितने रेगुलेटरी के बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट दे आर प्लेस। अच्छा। क्योंकि उनको मैंने इंडस्ट्री भेजा था, 6 महीने इंडस्ट्री भेजा था, तो वहीं पे वो एब्सॉर्ब हो रहे। तो अभी वो यहाँ के एक प्रोजेक्ट करेंगे एंड दे विल गो बैक। आपके कॉलेज से नॉलेज भी मिल गया और इंडस्ट्री में जाने से स्किल भी मिल गया। स्किल भी आ गया जी। जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री के क्योंकि एक बड़ा गैप है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में। और ये गैप फिल करने के लिए जितना हम बच्चों को इंडस्ट्री में भेजेंगे उतना उन बच्चों का ये गैप ब्रिज हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री टच बहुत जरूरी है एंड वी आर इनटू दैट। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, 1800 बेड का हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ मतलब क्लिनिकल साइड में उनको ट्रेनिंग का कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते। डिपेंड करता है उनको कितने टाइम उधर ट्रेनिंग लेना है। एक चीज और अच्छी हमारे इंस्टीट्यूट में जो मैं आपको बताना भूल गया, वर्चुअल लर्निंग सेंटर यूनिवर्सिटी में, DMIHR यूनिवर्सिटी में वर्चुअल लर्निंग सेंटर। उसमें क्या होता है? उसमें जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो मेडिकल के बच्चे हैं वो वहां जाके प्रैक्टिकल्स करते हैं वर्चुअल लैब पे। देयर आर मेनी वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। मतलब एक पेशेंट का आपको एक बॉडी जैसा मिलेगा। अच्छा, वर्चुअली एंड यू कैन मेजर द ब्लड प्रेशर, यू कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑन दैट। तो एक्चुअल पेशेंट के ऊपर ट्रीट करने से पहले लाइक आपके पास वर्चुअली, ये यूनिक थिंग है जो बाकी दूसरे कॉलेजेस में शायद ही आपको दिखेगी। इट्स अ वंडरफुल सेंटर कि जहाँ पे हमारे बच्चे जाके सीखते हैं। उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में मेरा तो हमेशा से यही रहता है कि बच्चा जाके एक्चुअली देख के आए। जैसे बायोकेमिस्ट्री का लैब है, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यहाँ पे वो लैब में प्रैक्टिकल करेगा, थोड़ा बहुत उसको कंसेप्ट समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए मैं उनको हमारे ब्लड बैंक में भेजता हूँ। अच्छा। कि जा भैया ब्लड बैंक में ट्रेनिंग करके आ, तो तुझे पता चलेगा कि तूने ये जो बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट की है तो उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। तो वहां जाके बच्चा वो सीखता है, जाके उनके साथ बैठ देख वो लोग कैसे करते, तो ये सीखने का मौका मिलता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का सेंटर हमारे यहाँ पे है। अच्छा। क्लिनिकल ट्रायल सेंटर में बच्चा जाके, क्योंकि इट्स अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल सेंटर, तो अलग अलग टाइप की क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे यहाँ पे चलती है, अलग अलग कंपनीज की। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे हमारे बीफार्म के बच्चे, 3rd ईयर फाइनल ईयर के, या फिर एमफार्म फार्माकोलॉजी के बच्चे, या दूसरे ब्रांच के भी बच्चे जिनको आगे चल के करियर बनाना है क्लिनिकल ट्रायल्स, तो बच्चा जाके वो क्लिनिकल ट्रायल सेक्शन में जाके आता है, वहाँ पे सीखता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे चलती है, एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो एक लाइक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग उनको मिल जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे लाइक वी हैव मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदा कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। तो इन सबके साथ बच्चे को यदि कुछ करना है तो यू कैन कोलैबोरेट। बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे आयुर्वेदा में जाते हैं, हर्बल गार्डन जो हमारा सबसे बड़ा हर्बल गार्डन है
वहाँ पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक FDA अप्रूव्ड आयुर्वेदिक प्लांट भी है अच्छा, कि जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है। तो हम हमारे फार्मास्यूटिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल उधर करवाते हैं कि एक्चुअल देख ये ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे टैबलेट बन रही है, कैसे कैप्सूल बन रहे हैं, कैसे सिरप बन रहा है, तो कैसे उसका पैकेजिंग हो रहा है, ये च्यवनप्राश कैसे बन रहा है, आंवले का कैसे बन रहा है। तो बच्चे जाते हैं, सीख के आते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है DMI HER या फिर दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। सर आज के मॉडर्न टाइम में डिग्री और नॉलेज काफ़ी नहीं होती, स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो मुझे आप बताइए कि DMCP में आप स्टूडेंट्स को स्किल्स कैसे देते हैं? और मुझे ये भी जानना है कि एक बच्चे के लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? संकित जी, आपने ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि क्या है कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड कि आपको सिर्फ कागज का टुकड़ा देके जॉब तो मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट योर सर्वाइवल, आप सर्वाइव कैसे करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी स्किल का होना। आपने ड्राइविंग का लाइसेंस यदि ले लिया, लेकिन ड्राइविंग तो आपको रोड पे ही गाड़ी चलाओगे तभी पता चलेगा कि आपका लाइसेंस कितना इफेक्टिव है। वैसे ही है कि आप जब भी फार्मा इंडस्ट्री में जाते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल, क्योंकि आपको वहां जाके ये फॉर्मुलेशन बनाना है, टैबलेट बनाने हैं, कैप्सूल बनाने हैं, लिक्विड ओरल्स बनाने हैं, ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स जितने भी है वो सब बनाने, कॉस्मेटिक बनाने हैं। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। और प्रोडक्ट बनाना इज जस्ट लाइक अ कुकिंग इन द हाउस। घर में जैसा आप कुकिंग करते हो, तो कुकिंग के टाइम आपको जो स्किल चाहिए, आप यदि अच्छे कुक नहीं होगे तो आपका खाना कौन खाएगा भैया? नहीं, कोई नहीं खाएगा। तो वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री में आप, इट इज जस्ट लाइक अ कुकिंग, कि आप वहां जाके कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो। ऑब्वियसली वहां पे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं कि आपके मन में आया और आपने कुछ भी डाल दिया उसमें। जी, इट्स नॉट लाइक दैट। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यू हैव टू फॉलो ऑल दो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल फॉलो करके यू हैव टू मेक द फॉर्मुलेशन। स्किल जरूरी है, एनालिटिकल स्किल जरूरी है। व्हेन यू आर डूइंग द एनालिसिस, सो आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। ऐसा एनालिटिकल, योर एनालिटिकल एबिलिटी इन एवरी फील्ड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप बहुत अच्छा लैब में काम कर रहे हो, किसी को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। आपको अच्छी इंग्लिश तो आना ही चाहिए जी हाँ, क्योंकि आज के तारीख में हम कितना भी बोले कि वी हैव टू लर्न इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। आई एम टोटली एग्री विद दैट, बट इफ द क्लाइंट इज फ्रॉम यूरोप, आप उसके साथ मराठी में थोड़ी ना बात, नहीं ये हिंदी में बात नहीं करोगे जी, उसके साथ आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इवन इन इंडिया ऑल्सो, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री, चेन्नई में आप जॉब कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इवन आप मुंबई में भी आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे लाइक अलग अलग देश के अलग अलग रीजन से लोग आज जी, तो आपको भले आप हिंदी में कम्युनिकेशन करो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नॉलेज के बाद ऑल दो स्किल्स दैट्स आर रिक्वायर्ड। ने जैसे DMCP के बारे में पूछा कि DMCP क्या करती है, मतलब दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में क्या करते हैं, तो लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ तो मतलब रेगुलर एकेडमिक्स होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि लाइक वी आर वेरी स्ट्रिक्ट एज पर द एकेडमिक्स इज कंसर्न्ड, क्योंकि बच्चे कॉलेज में आएंगे तो पढ़ेंगे जी, डिसिप्लिन में रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट पढ़ना, ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। लैब में आके परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, तभी जाके उनको ये स्किल डेवलप होगा चीज। तो वी आर गिविंग मोर फोकस ऑन दैट। उसके अलावा उनमें बाकी स्किल जो आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लीडरशिप हो गया, उनमें बाकी जितने भी टाइप के स्किल है, तो उसके लिए अलग अलग हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं उनके लिए। तो जैसे कोर्सेरा है, अच्छा, तो कोर्सेरा के माध्यम से हम लाइक कोर्सेरा इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी, कि यू कैन रजिस्टर्ड ऑन दोस कोर्सेरा एंड वर्ल्ड में जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज है उनके जितने भी कोर्सेस है, तो यू कैन रजिस्टर्ड फॉर एनी कोर्स। तो कोर्सेरा लाइक वी आर गिविंग फ्री लाइसेंस। यदि आप कोर्सेरा करने जाओगे तो आपको एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, मतलब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 से 5,000, 10,000, 50,000 महंगे कोर्सेस है। तो वी आर गिविंग इट
फ्री टू आवर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साल भर में उसने कितने कोर्सेज करना चाहिए। तो मेरा ही नहीं कि कोर्सेरा में सिर्फ फार्मेसी ही पढ़ना है। आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ सकते हो। लॉ पढ़ना है तो लॉ की कुछ कोर्सेज, अच्छे अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड जिनके कोर्सेज कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते फ्री ऑफ। हर स्टूडेंट को। अभी लेटेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसका बड़ा बोलबाला है। जी जी। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ सीखना है, पाइथन लैंग्वेज सीखना है, आर लैंग्वेज सीखना है, तो आप वो कोर्सेरा से पढ़ सकते हो। आप जो भी आपको जो एरिया में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन रजिस्टर्ड, यू कैन एनरोल फॉर ऑल दोज कोर्सेज एंड यू कैन गो इट। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर यूटिलाइजिंग। आपका जो कॉलेज है दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसमें जो स्टूडेंट्स फार्मेसी करते हैं उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो या अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती है? संकेत जी, ऐसा है कि लाइक फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। यदि इंटरनेशनली फार्मा इंडस्ट्री देखा जाए तो देयर आर मेनी मेजर प्लेयर्स एज पर एज द इंटरनेशनल सिनेरियो इज कंसर्न्ड। बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, जैसे मर्क है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इली लिली है, पार्क डेविस है। तो ऐसी ढेर सारी फार्मा कंपनीज है। एंड यदि आप देखोगे तो देयर आर वेरियस एरियाज, जैसे जो ड्रग प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेनली ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर रिलेटेड जो दवाइयाँ बन रही है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, वायरल डिसीजेस है, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है, साइकियाट्री है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो इन सब एरिया में लाइक दवाई हमेशा बनती रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट इसी एरिया में वर्क करता है। यदि आप नेशनल सिनेरियो देखोगे फार्मा इंडस्ट्री का, तो अभी हम लाइक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है जी, इंडिया। क्योंकि एक्सपोर्ट में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग इन द वर्ल्ड। सबसे ऊपर आएगा चाइना, चाइना के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद इंडिया का नंबर आता है। अभी आप देखोगे तो 40% ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन दे आर सप्लाइड टू द यूएस बाय इंडिया। 60% जो वैक्सीन है इट इज सप्लाइड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में दबदबा है। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी है। और इसी दिशा में प्रयत्न करते हुए यदि आप देखोगे, कल का यदि आपने बजट सुना हो तो बजट में लाइक बायो फार्मा शक्ति करके हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा है अगले 5 सालों में। और एक बहुत ही मेजर स्टेप है, क्योंकि आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे यदि देखोगे तो ट्रेंड जो था पहले केमिकल मॉलिक्यूल का था, जो मॉलिक्यूल लाइक लैब में बनते हैं, जब केमिकल कंपाउंड से बने हुए मॉलिक्यूल। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड केमिकल मॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोलते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। तो इस दिशा में मतलब हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि बायो फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में उतने तेजी से नहीं बढ़ी जितने तेजी से केमिकल इंडस्ट्री बढ़ी। तो बायो फार्मा इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ये जो बूस्टर दिया है, तो 10,000 करोड़ रुपीस बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्ट करना है। तो नई नई बायो फार्मा इंडस्ट्री बनेगी। बायो फार्मा इंडस्ट्री बनेगी तो बायो फार्मा इंडस्ट्री में मैन पावर लगेगा, जॉब आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा एक एरिया है कि जो एपीआई बोले तो जैसे अपने पैरासीटामोल टैबलेट है आपकी, तो पैरासीटामोल टैबलेट में सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होता है। पैरासीटामोल ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एपीआई बोलते हैं। और मॉलिक्यूल है जिसके वजह से आपको थेरापेटिक इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल यदि आप आज का ट्रेंड देखोगे तो 60% मॉलिक्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना इज द मेजर सप्लायर ऑफ द
मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज में बोला जाए तो रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल्स हम सब बाहर से लाते हैं। सो गवर्नमेंट ने, मैं पिछले 5-6 साल से बजट को फॉलो करते आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बजट में ये प्रावधान गवर्नमेंट हर बार कर रही है कि जिसमें एपीआई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ताकि हमारे देश में ही रॉ मटेरियल बने और हमारे देश में ही फॉर्मुलेशन हो। तो ये जो रेवेन्यू हमारा बाहर जाता है वो कम होगा, और एपीआई इंडस्ट्री खड़ी हुई तो ऑब्वियसली जॉब भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक मेजर चीज है। दूसरा, 1000 एक्रीडिएटेड क्लिनिकल ट्रायल सेंटर ओपन करने का प्रावधान कल के बजट में था, जो कि एक माइलस्टोन है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के सेंटर, जैसे हमारा एवीबीआरएच हॉस्पिटल जो है, इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। हर एक कंपनीज के क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये 1000 एक्रीडिएटेड सेंटर्स गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि आने वाले 5 सालों में ओपन किया जाए। अभी गवर्नमेंट ने एक और नई चीज अनाउंस किया कि 3 नए नाइपर्स, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो इट इज जस्ट लाइक IITs इन इंग्लिश, एम्स इन मेडिकल, वैसे नाइपर इन फार्मेसी। तो ये नाइपर ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी देयर आर 7 नाइपर्स। तो 7 नाइपर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट चाहता है। नाइपर्स आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैन पावर लगेगा। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करने के लिए जाना है तो आप नाइपर में जाके आपका फर्दर एजुकेशन कर सकते हो। तो ये फिलहाल सिनेरियो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब तक इंसान है तब तक बीमारियां रहेंगी, और जब तक बीमारियां है तब तक दवाइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि हवा, अन्न और पानी, ये 3 बेसिक जरूरतें है, अभी चौथी बेसिक जरूरत ये भी है दवाई। आप आपके घर में भी देखो तो आपके घर में कोई ओल्ड एज पेशेंट हो गया, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा कि वहाँ पे दवाइयाँ हुई होंगी। हाँ, तो दवाइयाँ एक ऐसी चीज है, हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुकी है। तो दवाइयाँ बनाने के लिए कौन लगेगा? ऑब्वियसली फार्मासिस्ट लगेंगे। बेचने के लिए कौन लगेगा? फार्मासिस्ट लगे। उस पे रिसर्च करने के लिए कौन लगेगा? फार्मासिस्ट ही लगे। तो ये सब एवेन्यूज है जहाँ पे लाइक फार्मासिस्ट को बहुत अच्छा स्कोप है। जी। आपकी एक सलाह जो बच्चों को सक्सेसफुल होने में मदद करेंगी। देखो भैया, कैसा है कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। किसी एक चीज से आदमी सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है, और सिर्फ डिग्री लेने से या एक कागज का टुकड़ा होने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। डिग्री इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। सही मायने में सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेस की भी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो एक प्रोफेशनल, यदि आपको सक्सेसफुल होना है, आपके प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको उस प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए। एंड नॉलेज इज जस्ट लाइक ओशियन, कभी खत्म नहीं होता। तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना चाहिए कि नए नए चीजें क्या आपके प्रोफेशन में आ रही है, वो पढ़ते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी एक चीज है कि हमेशा आपको लगे रहना है। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जी। अभी क्रिकेट के लैंग्वेज में समझाओ तो मैं सचिन तेंदुलकर का आपको एग्जांपल देता हूँ। डे 1 से उन्होंने 100 से ज्यादा सेंचुरी मारी। पहली सेंचुरी के दिन यदि वो सुबह 4 बजे उठ के यदि प्रैक्टिस 4 घंटा उन्होंने किया होगा था, 99 सेंचुरी के बाद में भी उन्होंने सेम चीज किया। कंसिस्टेंसी, उसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अभी सचिन तेंदुलकर हूँ, गॉड ऑफ क्रिकेट हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं जाके बैटिंग कर लूंगा। नहीं, कंसिस्टेंसी, आपको रोज पढ़ना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड मेक्स अ बिग डिफरेंस। हर चीज को पॉजिटिव वे में आपको देखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। और जितना मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऊपर वाले ने भेजा तो बिना भेजे के किसी को नहीं भेजा। मीन्स एवरी पर्सन इज हैविंग हिज ओन क्रिएटिविटी, ओन इंटेलेक्ट। उसको यही सोचना है, यही देखना है कि मेरे में क्या पोटेंशियल है एंड हाउ आई कैन एक्सप्लोर दैट पोटेंशियल। तो आज की जनरेशन शॉर्टकट्स पे बहुत बिलीव करती है। आपकी जेनजी जो है, एआई जनरेशन है, ठीक है, एआई आया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नया जनरेशन है, कुछ तो भी नई चीज है। आप एआई को यदि सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप कहीं से कहीं जाओगे। लेकिन हार्डवर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। एआई से आप दवाई बनाने का फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन दवाई तो एआई नहीं बनाएगा, दवाई आपको ही बनाना है।
टैबलेट का जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है, एआई भले ही आपको बता देगा कि इसका इवैल्यूएशन पैरामीटर क्या है, चेक तो आप ही को करना है। तो कोई भी सेक्टर में जाओ, सक्सेस के लिए ये सब चीजें हैं, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड। ये 3 चीजें आप में रही, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपके पैर यदि जमीन पे रहोगे ना, तो और ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अच्छा, क्योंकि वो दिमाग में नहीं घुसना चाहिए सक्सेस। वो एक बार दिमाग में चले गया तो अहंकार नहीं होना। अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी अर्श से फर्श पे आ जाता है, टाइम नहीं लगता। बहुत सारे एग्जाम्पल। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।